बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में एक नाम और जो हम शायद छोड़ रहे हैं, जो कि पाटन सीट से है, विजय बघेल जी का नाम, जो एक ऐसा नाम मुझे लगता है कि जितनी मेरी समझ है, मुझे लगता है कि ये जो नाम आया है सामने, ये कहीं ना कहीं उस उम्मीद से आया है जो कि पिछली बार के चुनाव में जो वोटों का अंतर कम रह गया था, उसकी वजह से पार्टी को शायद ये लगा हो कि इस बार अगर हम उनको उतारते तो एक कड़ा मुकाबला हो सकता नहीं, है। ऐसा नहीं है। मैंने फिर आपसे कहा कि पार्टी के द्वारा अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के संदर्भ में कोई संकोच नहीं किया जा रहा है। सनी जी, विजय बघेल पिछली बार भी पाटन से भूपेश बघेल के खिलाफ मैदान में उतरना चाहते थे। विजय बघेल ने 2008 में भूपेश बघेल जैसे कद्दावर नेता को शिकस्त देकर विधानसभा में दाखिल भी लिया था, लेकिन 2013 के चुनाव में विजय बघेल को हराकर भूपेश बघेल एक बार फिर विधानसभा में पहुंचे। तो 2018 में पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं किया। पार्टी ने उनके स्थान पर बाहर से मोतीलाल साहू को लाकर मैदान में उतारा और मोतीलाल साहू बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे। और उसके 6 महीने बाद ही जब लोकसभा चुनाव हुए तो विजय बघेल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों के अंतर से सांसद बनकर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर पार्टी ये समझ पाई है कि आज तो भूपेश बघेल का कद बहुत बड़ा हो गया है। भूपेश बघेल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक सफल मुख्यमंत्री के तौर पर ही याद किए जाएंगे, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत के साथ वो सरकार लाए और सफलतापूर्वक उन्होंने सरकार को 5 साल चला भी लिया। तो उन विजय बघेल को कौन चुनौती दे सकता है? तो उसके संदर्भ में भूपेश बघेल को चुनौती देने के लिए विजय बघेल ही अंतिम और पहले विकल्प के तौर पर देखे गए। तो उन्हें प्रत्याशी बनाने में पार्टी ने गुरेज नहीं किया। पार्टी इस सिद्धांत पर नहीं रही कि सांसदों को हम टिकट नहीं देंगे। भाई, अगर सांसद विधानसभा का टिकट पाकर कहीं जीत सकता है या चुनौती दे सकता है तो उसे मैदान में उतारा जाए। तो विजय बघेल, जिनको 2018 में पार्टी ने प्रत्याशी बनाने लायक नहीं समझा था, उन्हीं विजय बघेल को पार्टी ने बिना किसी संकोच के प्रत्याशी 2 महीने पहले घोषित कर दिया, आचार संहिता लगने के। तो इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी गलतियों से कहीं ना कहीं सबक ले रही है, या हमें यह महसूस करना चाहिए कि अमित शाह और बाकी का अंतर क्या है। यह जताता है कि अमित शाह होने के मायने क्या है। अमित शाह के ध्यान में केवल और केवल जीत है, चुनौती है। तो उस जीत को हासिल करने के लिए, मैदान में कड़ी चुनौती देने के लिए हर वो फैसला लिया जा रहा है जिसके संदर्भ में ये मान सकते थे हम कि अरे भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल। और ये जो चौंकाने वाले जो फैसले हैं, वाकई में ये बहुत ही सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और मध्य प्रदेश की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हाल फिलहाल में आपको भी याद होगा सर कि जिस तरह से 5-6 दौरे हुए अमित शाह जी के, कहीं ना कहीं एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि इतने बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश में पहले से ही मौजूद है, उसके बावजूद भी केंद्र को अपने हाथ में कमान लेनी पड़ रही। तो ऐसे में एक दूसरा संदेश ये जाता है कि जो विश्वास की कमी है या समन्वय की जो कमी है आपस में, वो दिखाई देती है। देखिए, विश्वास की कमी नहीं है, चुनौती को या जमीनी सच्चाई को स्वीकारने वाली बात के तौर पर हमें इसे देखना चाहिए। भाई, 167 सीटें हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की 2013 में, और 2018 में नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व के होते हुए भी मध्य प्रदेश में पार्टी स्पष्ट बहुमत पाने से चूक गई। आम चुनाव में पार्टी को 109 सीटें मिली। आप इस बात पर संतोष कर सकते हैं कि बहुमत 116 चाहिए था, हमारे पास 109 आई, कुल 6 या 7 सीटें तो कम रही, पर पार्टी 167 से 109 पे पहुंची। तो इस विफलता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को गंभीरता से ले रहा है, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इसलिए 39 सीटों पर जो प्रत्याशी आए हैं उनमें भी वही सिद्धांत लागू होता है जो सिद्धांत हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बता रहे हैं। 39 सीटें हैं। अब ललिता यादव को आप उदाहरण के तौर पर लीजिए। ललिता यादव छतरपुर की नेता है, उस छतरपुर संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखती है जहां से मध्य प्रदेश विधानसभा के अंतर्गत कई सीटें आती हैं, जहां के सांसद के तौर पर वीडी शर्मा है और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उस छतरपुर में पिछली बार ललिता यादव को जीती हुई सीट होने के बावजूद भी बड़ा मलहरा भेज दिया गया, और बड़ा मलहरा में ललिता यादव 18,000 वोटों से चुनाव हार गए। पार्टी को समझ में आया कि यह परिवर्तन गलत हो गया। जो ललिता यादव लगातार छतरपुर से जीत रही थी, उनको बड़ा मलहरा भेजने का प्रयोग गलत हुआ। पार्टी ने सुधार कर लिया। पार्टी चाहती तो जिद करती, कभी भी बड़ा मलहरा से लड़ाएंगे, भले ही हम वहां के जीते हुए आदमी को आप भाजपा का हिस्सा बना लिए या ना भी देते, लेकिन पार्टी ने अर्चना सिंह के मुकाबले ललिता यादव पर भरोसा जताया और उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो कहने का आशय है कि पार्टी ने पिछली बार जो परिवर्तन किए थे उन परिवर्तन को सुधारने में भी गुरेज नहीं किया है। महाराजपुर सीट के संदर्भ में भी ऐसे ही फैसला लिया गया है, अन्य सीटों गुन्नौर के संदर्भ में ऐसे ही फैसला लिया गया। जो पार्टी पिछला चुनाव हार गई, उस सीट पर पुनः उस प्रत्याशी को उतारने के संदर्भ में भी पार्टी को गुरेज नहीं है। कहने का आशय यह है सर कि आप अगर देखें
तो जैसा ये माना जाता है ना कि अगर बड़े अंतर से आप चुनाव हार गए हैं तो पार्टी टिकट नहीं देगी, आप 2 बार चुनाव हार गए हैं तो पार्टी टिकट नहीं देगी, अगर आप चुनाव के संदर्भ में पिछले लगातार 2 चुनाव हार गए तो टिकट नहीं देगी। पार्टी ने ऐसे किसी भी नियम कायदे कानून के प्रति आग्रह नहीं किया। 75 साल की बात होती थी, 70 साल की बात होती थी। अब ईसागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को प्रत्याशी बनाया है, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को भूपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर प्रत्याशी बनाया। भूपेंद्र द्विवेदी पिछला चुनाव मात्र 4000 वोटों से हारे थे। इसके बावजूद भी 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को इसलिए मैदान में उतार दिया गया क्योंकि पार्टी को जातिगत समीकरण के हिसाब से किसी रघुवंशी को मैदान में उतारना था। कोलारस से वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट खतरे में है, इसलिए जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को उतार कर उस संतुलन को साधने की कोशिश की है। लाल सिंह आर्य जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह पिछला 2018 का चुनाव हार गए। रणवीर जाटव जीते थे। सिंधिया जी के साथ में रणवीर जाटव भी मैदान में आए, पर रणवीर जाटव उपचुनाव हार गए। तो सिंधिया समर्थक होने के बावजूद भी पार्टी ने उनका टिकट काटने में गुरेज नहीं किया है और डॉक्टर लाल सिंह आर्य को फिर से प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी ने संदेश दे दिया कि सिंधिया के साथ जितने लोग आए थे उनके संदर्भ में हमारी वचनबद्धता इसी विधानसभा तक है। 2023 के चुनाव में अगर सिंधिया समर्थक ये मान रहे हैं कि हमारे टिकट सुरक्षित है, तो ऐसा नहीं है। जो व्यवहार भाजपा के बाकी नेता कार्यकर्ता के साथ रहेगा, वही व्यवहार सिंधिया समर्थक भाजपाइयों के साथ भी रहेगा। जीत प्राथमिकता में रहेगी, जो जीतने लायक होगा उसी को टिकट मिलेगी। रणवीर जाटव का टिकट कटना सिंधिया समर्थकों को स्पष्ट संदेश है, चाहे आप जीते हो या हारे हो, टिकट तभी मिलेगा जब आप जीत पाएंगे। और ये उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो सुमावली से एंदल सिंह कंसाना को टिकट देने में पार्टी ने संकोच नहीं किया। एंदल सिंह कंसाना सुमावली से एक बार फिर प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि वह उपचुनाव में अजब सिंह कुशवाहा के मुकाबले बुरी तरीके से हारे। पर फिर भी जमीनी सच्चाई यह है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास सुमावली क्षेत्र में एंदल सिंह के मुकाबले और कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है। तो पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया, लेकिन रणवीर जाटव का काट दिया। तो कहने का आशय ये कि जहां पर पार्टी को सबसे बेहतर उम्मीदवार दिख रहा है, पार्टी उसे टिकट देना चाहती है, ना कि उसकी व्यक्तिगत निष्ठा किस नेता के साथ में है या नेता की पसंद क्या है, इसे महत्व देना चाहती है। उदाहरण के तौर पर एक और बात कहता हूं, प्रहलाद पटेल प्रदेश की राजनीति से लगभग खारिज बताए जाते हैं, पर प्रहलाद पटेल की इच्छा के अनुरूप या पसंद के अनुरूप लोगों को टिकट मिला है, जिनकी पहचान प्रहलाद पटेल के समर्थक के तौर पर है। लेकिन उनको टिकट इसलिए नहीं मिला कि प्रहलाद पटेल के समर्थक हैं, टिकट उनको इसलिए मिला है क्योंकि जमीनी स्तर पर वही सबसे सफल होते हुए दिखाई दे रहे थे, चाहे वो गोटेगांव के संदर्भ में हो, चाहे अन्य क्षेत्र के संदर्भ में हो।